हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 50 प्लस इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने एक सीरीज बनाई है, जिस सीरीज का ये हमारा 11वां क्लास होने वाला है। अगर आपने पिछले 10 क्लास नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सीरीज को अगर आपने पूरा देख लिया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा संघीय फेडरल विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी दोहरी सरकार भारत के संविधान का एक संघीय विशेषता नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोहरी सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश से मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने वाले मार्शल लॉ की अवधारणा ली गई है? प्रतिबंधित करने वाली मार्शल लॉ की अवधारणा दोस्तों ब्रिटेन से ली गई थी। किससे? ब्रिटेन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया तब उसमें महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 1946 में संविधान सभा के गठन के समय महिलाओं की कुल संख्या 15 थी दोस्तों। कितनी? 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन? पट्टाभी सीतारमैया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, इनमें से कितने सदस्य? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के 389 सदस्य थे, इनमें से कितने सदस्य रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 93 सदस्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 93। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान पर किस दिन हस्ताक्षर किए गए? भारत के संविधान पर दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य लोगों ने मिलकर किस वर्ष भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1928 में। 1928 में मोतीलाल नेहरू और अन्य 8 लोगों ने मिलकर भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विवाद के विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? विवाद के विश्वास योजना दोस्तों कराधान या टैक्सेशन से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कराधान या टैक्सेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिद्धांत लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिद्धांत लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी जरूर आप नोट कर लीजिए या याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत से संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किससे? ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ उद्घाटित किया गया है? भारत का पहला ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी या तमिलनाडु में उद्घाटित किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने भारत के लिए 2024-25 की जीडीपी वृद्धि का कितना आकलन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 6.6%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में नाना साहेब की पेशवा के दत्तक पुत्र थे। किस
पेशवा के दत्तक पुत्र थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? 1857 में नाना साहेब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक ने योगदान दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने योगदान दिया था 1857 के विद्रोह में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली या जमींदारी व्यवस्था इन चारों में से कहाँ लागू नहीं की गई थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंजाब में। पंजाब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी? इनमें से किसके द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर होगा वेलेजली। इसका सही आंसर होगा वेलेजली, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक जो था वो सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्यापकता का सिद्धांत की अवधारणा इन चारों में से किसके साथ जोड़ी जाती है? व्यापकता का सिद्धांत, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड डलहौजी के साथ व्यापकता का सिद्धांत जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जेम्स रेनेल से हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए इन चारों में से किसने कहा था? हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1792 में दरोगा प्रणाली भारत के किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? इसका सही आंसर होगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने 1792 में दरोगा प्रणाली की शुरुआत की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किस संस्था द्वारा हाल ही में क्वांटम प्रोसेसर विलो लॉन्च किया गया है? कौन सा लॉन्च किया गया है? विलो। इसका सही आंसर होगा गूगल। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए गूगल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को तेज करने के लिए इन चारों में से किस दिन ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे दोस्तों 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 1 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस शहर ने दुनिया की पहली ऊर्जा साक्षर सिटी के लिए क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर। इंदौर ने दुनिया की पहली ऊर्जा साक्षर सिटी बनाने के लिए क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? ड्रोन माइक्रो मिसाइल सिस्टम पहले का नाम भार्गवास्त्र है। भार्गवास्त्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भार्गवास्त्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1945 में जब शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था तो उस समय अंग्रेजों का वायसराय कौन था? उस समय अंग्रेजों का वायसराय दोस्तों लॉर्ड वेवल था। कौन? लॉर्ड वेवल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबर में रही पावन नदी किस राज्य में है? हाल ही में खबर में रही पावन नदी महाराष्ट्र में है। इसकी बहुत चर्चा चली थी हाल ही में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में इनमें से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि उच्च शिक्षा के लिए भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रस्तावित किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉर्थ स्टार एक ऐसा तारा है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में पैकेटेड डक जो कि विलुप्त हो रही प्रजाति है चिड़ियों की, हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखी गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जो बर्फ जमी हुई गैसों, धूल और चट्टानों से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दोस्तों
धूमकेतु कहा जाता है। क्या? धूमकेतु कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2024 में विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? 2024 में विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप दोस्तों दोहा कतर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रायतू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? रायतू भरोसा योजना तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना में रायतू भरोसा योजना चलाया जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1610 में किसने पता लगाया कि बृहस्पति के पास 4 चंद्रमा हैं? बृहस्पति के पास 4 चंद्रमा हैं, इसका पता गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में लगाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। कितना? 15 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है ग्लोब में टॉरिजोन जोन किसे कहा जाता है? ग्लोब में टॉरिज जोन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को ग्लोब में टॉरिज जोन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने इन चारों में से किस वर्ष को वर्ष का सुधार नाम दिया है? इसका सही आंसर होगा 2025 को वर्ष का सुधार नाम दिया है रक्षा मंत्रालय ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है? इनमें से 10 डिग्री चैनल जो है वही एक ऐसा निकाय है जो अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कपास का उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। कपास किस प्रकार की वस्तु है? कपास दोस्तों मध्यवर्ती वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तु है कौन सी? कपास एक मध्यवर्ती वस्तु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कोई उद्योग जो रणनीतिक या राष्ट्रीय महत्व के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग कर रहा है लेकिन उसके लिए कुछ भुगतान नहीं कर रहा है तो उस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस प्रकार के व्यक्ति को दोस्तों फ्री राइडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्री राइडर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हरियाणा में स्थित है। कहाँ? हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के भीतर आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति किसी मामले को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 44वें संशोधन के तहत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 44वां संशोधन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक सप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इनमें से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी एक है जो C3H4 है जो कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं दोस्तों? आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला है? भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 ने डाला था। 1935 ने डाला था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे यानी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आज की इस क्लास में हमने ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपने इन सीरीज का और वीडियो नहीं देखा है और क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
और इस सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।